नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएड एजुकेशन चैनल पर। मैं कुणाल सर, जो आपकी क्लास होने वाली है आज वो है चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी बीडी 104 को लेकर। ये चौथा क्वेश्चन पेपर होने वाला है आपका फर्स्ट ईयर का, जिसका नाम है पाठ्यक्रम में भाषा। इसके सभी ओएमआर बेस्ड प्रश्न जितने भी होने वाले हैं वो संपूर्ण विवरण के साथ करने वाले हैं आज हम। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलते क्लास की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये दोनों काम आप सबसे पहले कर लें, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक्स के साथ हम आते रहते हैं। तो चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि पहला प्रश्न दिया गया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है। तो यहाँ पे पूछी गई है कि 8वीं जो अनुसूची है संविधान की, उसमें कितनी भाषाओं का विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो आपका होने वाला है वो यानी 22 भाषाओं का। आपको एक और बता देता हूँ, ये 15-16 का आया हुआ क्वेश्चन है और साथ ही साथ आपके आंसर में लेके आया हूँ, जिससे आपको डाउट यानी संदेह पैदा ना हो। सीधे सीधे आपके आंसर आपके सामने रखे रहेंगे, जिससे आप बाद में भी क्लास को अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम भी बंद करके चलते चले जाएंगे, इसको जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक करते जाएंगे, तो भी आपका हो जाएगा, और आप सुनते जाएंगे तो वो सबसे अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार होते हैं। अगर जनसंख्या के आधार पर बात की जाए संप्रेषण की, तो वो कितने प्रकार के होने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 होगा आपका आंसर। जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण 3 प्रकार के होने वाले हैं। वो कह रहा बदलने की सामर्थ्य रखना, यानी बदलने की बोले तो मॉडिफाई करना अपने आप को, ठीक है नहीं। तो बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है। तो ये कह रहा है यहाँ पे सीधे सीधे कहेंगे कि अनुकूलशीलता का कौशल है। ये अपने आप में देखिए, मान लीजिए आपके पास जो भी विचार हैं, आप परिस्थिति के हिसाब से विचारों में बदलाव लाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने सबसे पहले एक कुत्ता देखा, मान लीजिए ये आपने यहाँ पे एक कुत्ता देखा, इसका रंग काला था, ठीक है नहीं, ये काला कुत्ता था। अब आपने यहाँ पे एक कुत्ता देखा जिसका रंग पीला और काला था, तो आपने तुरंत बदलाव किया। क्या बदलाव किया कि काला भी कुत्ता होता है और पीला काला भी कुत्ता होता है। आपको इससे पहले मालूम था केवल काला ही काला कुत्ता होता है, लेकिन आपने जैसे इसको देखा तो तुरंत बदलाव ले आए। तो यही है आपका यहाँ पे बदलाव, ठीक है। तो आप बखूबी समझे होंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है। तो ये है अनुकूलनशीलता। आगे है क्वेश्चन कि श्रोता हमेशा सही होता है, और यह कथन है। श्रोता जो होता है, जो सुनने वाले को श्रोता कहते हैं, और श्रोता हमेशा सही होता है, और ये कथन है किसका। यानी मैं कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आप हमेशा सही हैं। हो सकता हूँ तो मैं कहीं कहीं गलत हो पाऊँ, लेकिन आप हमेशा सही रहेंगे, ठीक है नहीं। तो श्रोता सही होता है, यह कथन है। तो यह कथन है यहाँ पे, तो आपको मैं बता देता हूँ, वेल्टर लिपमैन का, वाल्टर लिपमैन का। अब देखिए यहीं पे गड़बड़ हो गई ना, तो आप हमेशा सही हैं, मैं थोड़ा बहुत गलत हो भी सकता हूँ कहीं, ठीक है। तो आगे बात कही गई है कि कक्षा कक्ष जो आपकी क्लासरूम होता है, कक्षा कक्ष पाठ्यक्रम का प्राथमिक अवयव है। यानी एक क्लासरूम अच्छा होना चाहिए। एक अच्छे विद्यार्थी का, एक अच्छी क्लास का जन्म होने से पहले ही एक अच्छे क्लासरूम का जन्म हो जाना एक बेहतर रहेगा। यह एक प्राथमिक अवयव रहेगा एक छात्र के लिए, या पाठ्यक्रम के लिए, अध्यापक के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो देखिए, केवल छात्र की बात की जाए तो भी कक्षा का केवल छात्र के लिए ही नहीं होता। केवल पाठ्यक्रम की बात की जाए तो केवल पाठ्यक्रम के लिए भी नहीं होता। अगर केवल टीचर की ही बात की जाए तो उसके लिए भी नहीं होता। उपयुक्त सभी की बात करेंगे तो ये सभी के लिए तो होता ही होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसने कहा। ये जो भाषा की कहानी कही जाती है कि भाषा कितने प्रकार की है, भाषा का उद्भव कैसे हुआ, सबसे जननी भाषा की कौन सी है। तो अगर भाषा और की कहानी कही जाए तो वो सभ्यता की, यानी हमारी सभ्यता, कल्चर बोले तो हमारे कल्चर की कहानी हो जाएगी। और ये किसने कहा, कौन है ये। तो ये है ए पेई। ये नाम याद रख लेना, ए पेई। ए पेई ऐसे करके याद कर लो। ए कोई किसी को बुलाते ना तो ए असभ्यता से बुलाते किसी को, तो ए पेई, पेई का मतलब पिए हुए है वो, ठीक है नहीं, ऐसे कर लो। तो भाषा की कहानी सभ्यता वाले, ठीक है।
देखिए भाषा उस, देखिए यहाँ पे है भाषा उस व्यक्त ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं। किसको कहते हैं? व्यक्त ध्वनि की जो चिन्ह होते हैं, एक मान लीजिए जैसे कि आ लिखेंगे आप, तो भी एक चिन्ह की तरह होगा, एक मार्क होगा। हाँ भाई, कि आप कह सकते हैं कि ऐसे जो लिखा होगा उसको आप आ कहेंगे, है नहीं? तो एक ये मार्क है, ये एक मार्क बन गया आ का। अगर ऐसे करके लिखा हो तो आप इसको बड़ा आ कहेंगे, अगर ऐसे करके केवल ऐसे लिखा हो तो केवल इसको ऊ कहेंगे। तो ये क्या है? ये एक आपका कह सकते हैं तो चिन्ह ही तो है ऊ का, तो ऐसे करके हम इसको कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि भाषा उस व्यक्ति यानी ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। यह कथन है। आपकी समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा से इसको समझाऊंगा आपको कि ये कह रहा है कि भाषा उस व्यक्त ध्वनि चिन्हों की पद्धति, यानी ध्वनि और चिन्हों की पद्धति क्या होगी? भाषा होगी। तो उसे कहते हैं जिसके माध्यम से, अब इस भाषा के माध्यम से क्या होगा? समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। जो भी व्यवहार का आदान प्रदान है, अपने भाव का एक्सप्रेशन है, वो इस भाषा के माध्यम से समाज या समूह के लोग करते हैं। और यह कथन कहा है, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक एंड ट्रेजर का है ये कथन, आपको अच्छी तरह से यहाँ पे दिख भी रहा होगा। आगे जो क्वेश्चन है वो है कि भाषा की प्रकृति है। अगर आप भाषा की प्रकृति देखेंगे यहाँ पे, तो भाषा की प्रकृति कौन सी होने वाली है? तो देखिए भाषा विचार का अटूट संबंध होता है, भाषा में विचारों का अटूट संबंध होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा का संबंध परंपरा से होता है। हमारी भाषा कैसी है? परंपरागत होती है ना। तो उपयुक्त सभी ये जो है इसका आंसर बनेगा। भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धि विहीन ही नहीं होता बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं। और यह कथन है, और ये कथन है वर्ण का। ठीक है नहीं? वो कह रहे हैं अगर भाषा नहीं होगी तो वो केवल बुद्धिहीन ही नहीं होगा, अपितु क्या भावहीन भी होगा। उसमें ना तो एक्सप्रेशन रहेंगे और ना ही उसमें सोचने समझने की क्षमता रहेगी। अगला प्रश्न है आपका कि भाषा, यहाँ पे भाषा से सबसे ज्यादा है, क्योंकि भाषा में यही तो है आपके पाठ का भी मतलब बुक का भी नाम। भाषा का मुख्य घटक जो है वो क्या होगा? व्याकरण होगा, भाषा विज्ञान होगा, भाषा कौशल होगा, या उपयुक्त तो सभी होगा। तो यहाँ पे व्याकरण तो होता ही आप समझिए, व्याकरण तो होता ही होता है। ठीक है? क्या भाषा विज्ञान भी होगी, भाषा कौशल भी होगा, और आपका उपयुक्त सभी, यानी जब ये सब होंगे तो उपयुक्त सभी होगा। व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध। और यह कथन है आपका गांधी जी का। गांधी जी ने ये बात कही, ये तो आप भूल ही नहीं सकते, भूल के भी नहीं भूल सकते। क्या है कि व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के लिए माता का दूध। और ये वाली बात गांधी जी ने कही है। आप यहाँ पे आंसर देखते चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगला है कि संसार में लगभग बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो हैं कितनी? संसार में लगभग भाषाएं बोली जाती हैं, तो कितनी बोली जाती हैं? तो 2800 जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। जर्मन, फ्रेंच, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, गुजराती, ये तो अपने भारत की भी हैं, कुछ बाहर की भी हैं। तो ऐसे करके 2800 भाषाओं का समूह इस संसार में गूंजता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है? देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? तो राज्य भाषा कहते हैं कुछ लोग, कुछ राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि अनुच्छेद 349, 51 और 52 इनको मिलाने पर तब, यानी इन तीनों अनुच्छेदों को मिलाने पर क्यों, इनको हटा दो, इनमें से तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि दा आपका आंसर है तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है नहीं? अब यहीं पे पढ़ लो कौन सा है। तो अब वो कह रहा है भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान की धारा 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। वही मैं कह रहा राष्ट्रभाषा, कुछ लोग राजभाषा कहते हैं। तो आप समझिए कि राष्ट्रभाषा तो कुछ है ही भी नहीं, 343 कहता है राजभाषा को। ठीक है, खत्म हो गई यहाँ पे कहानी, आपके भी समझ में आ गई होगी।
वो कह रहा है हिंदी की बोलियां हैं, अगर हिंदी की बोलियों में, जैसे कि हिंदी एक भाषा है और इसकी बोलियां बोले तो बोलियां उपभाषा कहलाती हैं, ठीक है। नहीं तो बोलियां हैं कितनी बनेंगी, तो 18। खड़ी भाषा ऐसे करके ब्रज भाषा, ये सब हिंदी की ही हैं, ठीक है। नहीं, भाषा को विभाजित किया जाता है। अब भाषा को किस हिसाब से बांटा जाएगा, तो वो कह रहा है प्रयोगों की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, अ दोनों, तो यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और 15 क्वेश्चन के आपको आंसर याद भी हो गए होंगे, और यही काम है हमारा कि आपको साथ ही साथ याद भी होते जाएं। अगर आपको रिवीजन करना है तो नीचे लिंक है टेलीग्राम का, उस पर क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्राचीन भाषा को कहते हैं, मूल भाषा कहते हैं, प्रादेशिक कहते हैं, विदेशी कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे मूल भाषा कहते हैं प्राचीन भाषा को, क्योंकि मूल जो होता है वो सबसे पुरानी चीज होती है। भारतीय संविधान में को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम या तेलुगु। तो देखिए राष्ट्रभाषा आप कहेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के सर यहाँ पे राष्ट्रभाषा तो आपने कही कि राष्ट्रभाषा को बहुत से लोग कहते हैं, इसमें बहुत बड़ा डाउट चलता है। मैं आपको बता दूं, वैसे रियल तो हकीकत ये है कि राजभाषा ही है, लेकिन बहुत से वो लोग इसको राष्ट्रभाषा मानते। खुद इसको ही देख लीजिए कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या कह रहा है। ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो वो हिंदी को, तो राजभाषा होगा, यहाँ पे राष्ट्रभाषा नहीं होगा। लेड का फुल फॉर्म बताइए, तो लेड का वो जो फुल फॉर्म बनेगा वो यहाँ पे भाषा समागम प्रविधि है या अधिगम उपार्जन प्रविधि है, भाषा उपार्जन प्रविधि है या भाषा विज्ञान समागम प्रविधि है। तो यहाँ पे बता दें आपको कि भाषा उपार्जन प्रविधि को लेड कहते हैं, ठीक है। नहीं, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहा गया है कि किस क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं अगला 19 वाला। क्या कहा गया है कि किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन कहलाता है, तो एक भाषिकता, बहुभाषिकता, व दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी क्षेत्र में अगर अधिक भाषाओं का प्रचलन है तो वो बहुभाषिकता कहलाएगी। किसी भी कक्षा के दो जीवंत घटक होते हैं, किसी भी कक्षा के दो जीवंत घटक होते हैं, तो वो कौन कौन होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी, यही दो जिंदा होते हैं, बाकी सब मृत चीजें होती हैं। भाषाई उपार्जन के कितने स्तर होते हैं, भाषाई उपार्जन की बात की जाए तो इसके स्तरों की संख्या होने वाली है, तो यहाँ पे 4। अब देखिए आगे जो कहा गया है, ये कहा गया है क्वेश्चन में कि फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया। जो फ्लैंडर्स अंतःक्रिया थी, विश्लेषण अंतःक्रिया विश्लेषण का जो विकास है वो किस विश्वविद्यालय में किया गया। तो आपको मैं आंसर दे देता हूँ, यहाँ पे ये है मिनीसोटा विश्वविद्यालय। यहाँ पे अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किया गया। अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं तो वो कौन से हैं, फ्लैंडर्स हैं, क्योंकि फ्लैंडर्स के नाम से ही आता है। यहाँ पे कहा गया है, देखिए ये यहाँ पे क्वालिटी का इश्यू नहीं है, थोड़ा स्कैन का इश्यू है। वो कहा गया है यहाँ पे कि फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति के कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है, तो यहाँ पे होंगे 10 वर्गों का प्रतिपादन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतःक्रिया प्रतिमान का तत्व नहीं है, तो वो है आपका संरचना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतःक्रिया प्रतिमान का तत्व नहीं है, तो संरचना है। आगे है व्यवस्थित नियंत्रण। क्या है कि व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य होता है, जो व्यवस्थित नियंत्रण है उससे क्या तात्पर्य होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है वर्ग प्रणाली, संकेत प्रणाली, दोनों का व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य होता है, तो आंसर बनेगा आवा दोनों। फ्लैंडर्स के निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं। फ्लैंडर्स की अगर निरीक्षण प्रविधि का क्या कहते हैं, तो ये संकेत प्रणाली होगी या वर्ग प्रणाली होगी, तो आपको मैं बता देता हूँ दोनों होंगी। संकेत प्रणाली, वर्ग प्रणाली दोनों हैं। फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है तो शाब्दिक व्यवहार, अशाब्दिक व्यवहार या आवा दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्लैंडर्स का प्रविधि जो उपयोग है वो केवल शाब्दिक व्यवहार में किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। फ्लैंडर्स से अगला भी क्वेश्चन है कि फ्लैंडर्स प्रविधि के शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या है। तो फ्लैंडर्स प्रविधि में जो शिक्षकों से संबंधित वर्ग बनाए गए हैं उनकी संख्या है आपकी 7। ठीक है। निरीक्षण प्रविधि में 10 बाई 10 मैट्रिक तालिका का उपयोग किया जाता है। वो किस लिए किया जाता है? आलेखन प्रक्रिया में। ये है अथार्पण की प्रक्रिया में आपको व दोनों मिलेंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको मैं बता देता हूँ 10 बाई 10 मैट्रिक तालिका का उपयोग अथार्पण की प्रक्रिया में किया जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषण पारस्परिकता है। संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावों को दूसरों के साथ भागीदारी है। यह विचार किसका है? यानी संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी की जाती है और यह विचार है किसका? तो यह है एल्डर डेल का। क्या है? एल्डर डेल का। यहाँ पे क्वेश्चन है कि संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्ति के माध्यम विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान को की कला है और यह कथन है किसका? तो यह है एमरी ऑल्ट एथरी। संप्रेषण के बारे में कहा गया है कि संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के माध्यम यानी एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचार, सूचना, अनुभूतियों का आदान प्रदान क्या है? संप्रेषण है। मान लीजिए टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप एक हैं या अनेक हैं, तो उसमें आपका क्या चल रहा है? संप्रेषण चल रहा है, क्योंकि टीचर अपने विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान आपसे कर रहा है। तो एमरी ऑल्ट एथरी का ये जो कथन है वो आपके सामने रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, सीधे सीधे आप लगा दीजिए संप्रेषण। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है। तो संप्रेषण के 4 प्रमुख तत्व हैं, यहाँ पे आप जान लीजिए। और उनमें जो है संप्रेषण में जो सम्मिलित नहीं है वो स्रोत, संदेश, माध्यम या भाषा। तो आपको मैं बता देता हूँ भाषा इसमें सम्मिलित नहीं की गई है संप्रेषण में। फ्लैंडर किसके प्रवर्तक हैं? तो आपको मैं पीछे ही बता चुका हूं कि क्या कहा गया है कि कक्षा कक्ष अंतःक्रिया के प्रवर्तक फ्लैंडर्स हैं। यहाँ पे पीछे क्वेश्चन निकल चुका है, आपने पढ़ा होगा तो अच्छी तरह से आप आंसर कर सकते हैं। प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है? अगर प्रजातांत्रिक प्रशासन की बात की जाए तो उसमें कौन सा अगर संप्रेषण अधिक प्रचलित होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन नंबर 37 है वो क्या कह रहा है। तो 37 कह रहा है आपसे कि संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है। आपसे पूछा गया कि संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है। तो यहाँ पे तथ्य एवं सूचनाओं का, निर्देश एवं निर्णय का, हाव भाव और भावना का भौतिक आदान प्रदान। तो यहाँ पे आपका जो आंसर निकलने वाला है वो है भौतिक आदान प्रदान नहीं संभव है। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। जो संप्रेषण है वो कम्युनिकेशन अंग्रेजी का जो शब्द है उससे बना है, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो किससे मानी जाती है। तो ये कम्युनिस है या कम्युनल है या कंसर्न है या कॉमन है। तो आपका जो आंसर होगा वो कम्युनिस होगा। क्या होगा? कम्युनिस्ट। आगे देख लेते हैं, आगे कहा गया 39 वाली क्वेश्चन में कि संदेश वाहन के से तात्पर्य व्यापक क्षेत्र से है। संदेश वाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं। किसका? तथ्यों और संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं। और यह कथन है किसका? तो रेडफील्ड का। संप्रेषण का माध्यम है श्रवण माध्यम है, दृश्य माध्यम है, बहुमाध्यम है, उपयुक्त सभी। तो आपका होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि संप्रेषण बहुत सी चीजों के माध्यम से गेन यानी प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि कक्षा संप्रेषण का बालक तत्व,
हाँ, कक्षा संप्रेषण का बालक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। जो बाधक तत्व है, बालक कह रहा हूं मैं, सॉरी, बाधक तत्व, कक्षा संप्रेषण का जो बाधक तत्व है वो कौन सा नहीं है। तो विषय संबंधी अस्पष्टता, ये तो बाधक है। शारीरिक सुविधा, ये भी बाधक है। शोर, ये भी बाधक है। स्रोत या प्रेषक, जो स्रोत और प्रेषक है वो बाधक नहीं है, वो तो आपका क्लियर लाइन है, इसके माध्यम से संप्रेषण का कार्य होगा। संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है तो श्रोता को कम अंग्रेजी का ज्ञान, ये वाली तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर मान लीजिए हिंदी का संप्रेषण दिया जा रहा है तो उसमें इंग्लिश का क्या काम। वो कह रहा है स्रोत एवं प्राप्ति स्थान के बीच की दूरी, बहुत दूर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फोन से भी आदान प्रदान हो जाता है। ये तो एक से अधिक माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण, हाँ, अगर ध्वनि प्रदूषण हो रहा होगा तो यहाँ पे संप्रेषण में बाधा हो सकती है। अब देख लेते हैं 43 जो 43 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है। निम्नलिखित में से भौतिक बाधा नहीं मानी गई है, वो क्या है। खराब स्वास्थ्य, अदृश्यता, पूर्व अधिगम या शोर। तो यहाँ पे ये जो है ये आपकी पूर्वाधिक जो भौतिक बाधा है वो नहीं है। बाकी खराब स्वास्थ्य, ये भी भौतिक, अदृश्यता, शोर, ये तो सब भौतिक बाधाएं ही हैं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, तो ध्यान ना दे सकना, जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण जिज्ञासाएं, उपयुक्त सभी, तो ये सभी आ जाएंगी। हाव भाव संप्रेषण का प्रकार, हाव भाव संप्रेषण देखिए कई तरह का दिया हुआ है इसमें संप्रेषण। तो हाव भाव में संप्रेषण जब आएगा तो वो हो जाएगा सांकेतिक संप्रेषण। मुद्रित माध्यम से जब देखा जाएगा तो उपयुक्त सभी, यानी सब प्रश्न संप्रेषण हो रहा है, मुद्रित किया जा रहा है। तो देखिए समाचार पत्र भी मुद्रित किया जाता है तो उससे भी आपको विचारों का आदान प्रदान होगा, शब्दकोश के माध्यम से भी, एटलस के भी माध्यम से, और उपयुक्त सभी तो ही, यानी जब तीनों होंगे तो उपयुक्त सभी तो लग ही जाएगा। अमुद्रित माध्यम टेलीविजन हो जाएगा, नहीं, स्लाइड हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा, ये तो अमुद्रित है, यानी लिखावट तो है ही नहीं इनमें, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। फ्लैंडर्स जाने जाते हैं, तो फ्लैंडर्स जाने जाते हैं किस लिए जाने जाते हैं, तो शिक्षण तकनीकी क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, या व्यवहारिक तकनीकी क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, या अविक्रमित शिक्षण के क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, व्यवहारिक तकनीकी क्षेत्र में फ्लैंडर्स को काफ़ी अच्छी तरह से जाना जाता है। कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया। कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया, लौट लौट के क्वेश्चन है, तो फ्लैंडर्स ने दिया। ठीक है, नहीं तो आप समझ रहे होंगे क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो कह रहा मानव प्रकृति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। जो मानव प्रकृति की अवधारणा है वो प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा, डेविस ने किया, ग्लेसर ने किया, स्टॉक ने किया, या हर्वर्ट ने किया। तो यहाँ पे स्टॉक ने प्रकृति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय प्रस्तुत किया, जो शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय प्रस्तुत किया है वो है डेविस। वो कौन है, वो है डेविस। देखिए अभी हमने 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब यहाँ पे ये भी कर लेते हैं, फिर हम कल कराएंगे, क्योंकि काफ़ी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप भी इसमें गौर नहीं कर पाएंगे। तो आज 50 है, कल इसका सेकंड पार्ट करा देंगे। तो अभी देख लेते हैं क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रस्तुत किया, तो वो किसने किया, शिक्षण, तो यहाँ पे डेविस थे, ये हम करा चुके हैं। अब कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है। जो शिक्षण अधिगम प्रबंधन का जो सोपान है वो क्या है, वो है नियोजन, अग्रसर या व्यवस्था तथा नियंत्रण, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। अगर आपको हमारे बोलने से कोई समस्या हो रही हो, मैं आपको बता देता हूं, तो आप एक काम कीजिएगा कि हमारे वॉल्यूम को बिल्कुल बंद करके आप फास्ट ट्रैक पे 2x की स्पीड पे आप इसको देखते भी जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा काफ़ी अच्छी तरह से। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छा रेस्पॉन्स देंगे, आप बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।